परियों का जादुई सोने का स्कूल। गांव के कोने में एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें 3 बहनें रहती थी, काजल, मीरा और निशा। माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। अब सिर्फ यह तीनों एक दूसरे का सहारा थी। हर सुबह यह तीनों एक नया सपना लेकर उठती थी, एक अच्छी जिंदगी, एक अच्छा घर और एक स्कूल जहाँ वो भी दूसरे बच्चे की तरह पढ़ लिख सकती। लेकिन सच्चाई ये थी कि उनके पास रोटी के एक टुकड़े तक के लिए पैसे नहीं थे। मीरा, हमारा जीवन कितना कठिन है, लेकिन मैं तुम दोनों से वादा करती हूँ, एक दिन हम स्कूल जाएंगे, पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनेंगे। काजल दीदी, हम भी पढ़ना चाहते हैं, स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाना चाहते हैं। हमारा भी बहुत मन करता है, हमारे पास एक भी अच्छी किताब नहीं है। दीदी, मुझे भी नए कपड़े और नए जूते चाहिए, मुझे भी दूसरे बच्चों की तरह स्कूल जाना है। काजल उसकी सिरहाने बैठकर उसका सर सहलाने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपनी छोटी बहनों को दुखी नहीं होने दिया। तुम दोनों चिंता मत करो, एक दिन ना एक दिन यह सपना सच जरूर होगा, बस हमें मेहनत करनी होगी। लेकिन अभी के लिए सच्चाई यह थी कि यह तीनों बहनें कोयले की खदान में काम करती, हर सुबह भूखे पेट निकलती, दिन भर मेहनत करती और जो थोड़े पैसे मिलते उससे अपना घर चलाती। एक दिन खदान में ठेकेदार ने उन्हें बुलाया। तुम लोग आज काफी धीरे से काम कर रही हो, अगर पैसे चाहिए तो ज्यादा काम करना पड़ेगा, हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक है? हाँ ठेकेदार जी, हमें भी थोड़ा आराम चाहिए ना, इसीलिए हम थोड़ा आराम कर रहे थे। आराम छोड़ो, वरना काम भी छोड़ दो, चली जाओ तुम लोग यहाँ से। तीनों बहनें चुपचाप काम करने लगी। रात को जब काम खत्म होता है तो तीनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाती, जहाँ एक बूढ़ी आंटी उन्हें पढ़ाती थी। काजल, पढ़ाई सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं, बल्कि इंसान को जीवन का सही अर्थ समझाती है। आंटी, हमारी किस्मत कब बदलेगी? हम भी दूसरे लोगों की तरह सुखी जीवन कब जिएंगे? बेटा, किस्मत बदलने के लिए सिर्फ इंतजार नहीं, मेहनत भी करनी पड़ती है। तुम लोग चिंता मत करो, ऊपर वाला है ना। लेकिन स्कूल जाने वाली कुछ अमीर लड़के लड़कियां उनका मजाक बनाते। अरे देखो देखो, ये गरीब लड़कियां पेड़ के नीचे पढ़ाई कर रही है, क्या ये कभी स्कूल जा सकेगी? क्या ही फायदा यहाँ बैठकर पढ़ने का, उल्टा तो तुम्हें कोयले की खदान में ही काम करना है। हाँ हाँ, इन्हें लगता है ये अब कभी स्कूल जाएगी, कितना मजाक लगता है। यह गरीब लड़कियाँ कभी स्कूल नहीं जा सकती। मीरा के आंखों में आंसू आ गए। दीदी, ये लोग हमेशा हमारा मजाक क्यों उड़ाते हैं? क्या हमारी किस्मत में कभी स्कूल जाना नहीं लिखा है? हाँ दीदी, हमें भी स्कूल जाना है, ये कितना दुख देते हैं। काजल उन्हें गले से लगा लेती है। मेरी बहनों, भगवान से प्रार्थना करते हैं, जरूर एक दिन हम भी स्कूल जाएंगे, हमें भी स्कूल मिलेगा, हम भी पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनेंगे और बहुत पैसे कमाएंगे और हमारे पास हर सुख सुविधा होगी। हे भगवान, हमें एक अच्छे स्कूल में दाखिल दिला दो, जिसमें हम भी पढ़ सके और पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनकर हम अपने लिए अच्छा जीवन बना सके। क्या हमें भी जीवन भर इसी गरीबी में जीना पड़ेगा? लेकिन अगले दिन खदान का ठेकेदार ने एक नया काम देता है जो बहुत ही खतरनाक था। अगले दिन सुबह जब तीनों बहनें खदान में काम करने पहुंचती है तो ठेकेदार उनके पास आया। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। काजल, आज तुझे एक नया काम मिलेगा। मुझे छोटी सी सुरंग के अंदर ज्यादा गहराई तक खुदाई करवानी है, वहाँ पहले कोई नहीं गया है। ठेकेदार जी, अगर सुरंग अंदर से गिर गई तो मैं वहीं दब जाऊंगी, फिर मेरी बहनों का क्या होगा? अगर डर लगता है तो पैसे मत लेना, लेकिन अगर यह काम करोगी तो मैं तुम्हें दोगुने पैसे दूंगा। और वैसे भी अगर तुम मर गई तो तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है इन बहनों के अलावा। दुगने पैसे की बात सुनकर काजल तैयार हो गई। मीरा ने काजल को हाथ पकड़ लिया। दीदी, मत जाओ ना, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम कैसे जिएंगे? इस दुनिया में तुम्हारे अलावा हमारा है ही कौन? प्लीज दीदी, कोई जरूरत नहीं है दुगने पैसों की, हम इसी में गुजारा कर लेंगे, मत जाओ दीदी। हाँ दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप वहाँ मत जाओ। चलो चलो दीदी, हम घर चलते हैं, ये काम भी छोड़ देंगे, आप ही हमारी जिंदगी हो, अगर आपको कुछ हो गया तो हम कैसे रहेंगे? काजल दोनों बहनों की आंसू पोंछे।
मेरी बहनों, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये पैसा हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं संभाल लूंगी, ऊपर वाला है ना। वैसे भी यह काम चला गया तो फिर हम क्या करेंगे? हमारे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। तुम लोग चिंता मत करो, बस मेरे लिए दुआ करना। काजल गहरी सांस ली और सुरंग के अंदर चली गई। अंदर अंधेरा था, सिर्फ एक छोटी सी मशाल जल रही थी। उसने खुदाई शुरू की, तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। तो चलो परियों, तुम लोग जादू करना शुरू करो। काजल रुक गई। उसने आसपास देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने फिर से खुदाई शुरू की। अचानक फिर से वही आवाज सुनाई दी। तो चलो परियों, अब तुम इसे जादू करो। काजल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जोर से चिल्लाया, कौन है? कौन है? कोई है क्या यहाँ? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने सोचा शायद उसका वहम हो, लेकिन जैसे ही उसने थोड़ा और खोदा, एक तेज सुनहरी रोशनी उसके सामने चमक उठी। काजल अपने आंखें ढकने लगी। ये क्या है? क्या है ये? उसने धीरे धीरे अपने आंखें खोली और देखा कि जमीन के नीचे एक सोने की सीढ़ियाँ है। वह हैरान रह गई। यह कौन सी जगह है? ये तो सोने की लग रही है। इस कोयले की खदान में सोने की सीढ़ियाँ? ये कैसे हो सकता है? ये क्या है? यहाँ देखती हूँ। उसने थोड़ा और पास जाकर देखा। नीचे एक बड़ा सा दरवाजा था जो सोने का बना था। उस पर छोटी छोटी परियां जैसी मूर्तियां बनी थी। उसने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देखकर वह अचंभित हो गई। वहाँ एक बड़ी सी सोने की क्लास थी। सुंदर सुंदर परियां वहाँ बैठी पढ़ रही थी। कोई जादू सीख रही थी। हर चीज सोने की थी। कुर्सियाँ, मेज, किताबें, ताख्तियाँ, सब कुछ। काजल छुपकर एक कोने में देखने लगी कि यहाँ क्या हो रहा है। एक परी टीचर सामने खड़ी थी। एक चमकदार छड़ी से जादू सिखा रही थी। परियों, आज हम सीखेंगे म्यूजिक से जादू करके किसी भी वस्तु को सोने में कैसे बनाया जाए। काजल की सांसें तेज हो गई। तभी परी टीचर ने महसूस किया कि कोई छुपकर देख रहा है। उसने जोर से बोली, कौन है बाहर? आ जाओ। जो भी छुपकर देख रहा है वह बाहर आ जाओ। कौन है वहाँ? टीचर परी की बातें सुनकर काजल घबरा गई। उसने डर से आंखें बंद कर ली। हे लड़की, डरने की कोई बात नहीं है। कौन हो तुम? आओ यहाँ पर। काजल ने धीरे धीरे सामने आकर पैर छूकर परी को प्रणाम किया। मेरा नाम काजल है। मैं एक गरीब लड़की हूँ जो स्कूल जाना चाहती हूँ, लेकिन गलती से यहाँ आ गई। मैं यहाँ ऊपर कोयले की खदान में काम करती हूँ। मेरे ठेकेदार ने मुझे यहाँ गहराई में खुदाई करने के लिए भेजा था, लेकिन मुझे सीढ़ियाँ मिली। उससे उतरकर मैंने देखा तो मुझे ये क्लास दिखाई दी। मैं यहाँ चोरी के इरादे में नहीं आई हूँ। आप मेरा यकीन कीजिए। बेटा, ये स्कूल क्लास सिर्फ उन्हीं लोग को दिखता है जो बहुत लकी होते हैं, जो दिल से अच्छे होते हैं। तुम ईमानदार हो जो यहाँ आई हो। इसका मतलब तुम्हारा किस्मत बदलने वाली है। काजल की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। क्या मैं स्कूल में पढ़ सकती हूँ? हाँ प्यारी लड़की, तुम्हारी कोई बहन भी है क्या? मैं देख रही हूँ अपनी शक्तियों से तुम्हारी 2 छोटे बहनें भी हैं। हाँ, ठीक कह रही हो परी जी। मेरी 2 बहनें हैं, मीरा और निशा। वो दोनों भी स्कूल जाना चाहती है। हमारी इस दुनिया में कोई नहीं है। हम तीनों पढ़ लिख कर बहुत अमीर आदमी बनना चाहते हैं, क्योंकि बचपन से हम बस गरीबी ही देखते आ रहे हैं और छोटी छोटी चीजों के लिए तरस रहे हैं। हाँ, तो कल उनको भी लेकर आना यहाँ। तुम तीनों यहाँ पढ़ सकती हो और अमीर बन सकती हो। काजल खुशी से उछल पड़ी। वह तुरंत वापस सुरंग से बाहर निकली। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब वह घर पहुंची तो मीरा और निशा उसके पास भागकर आई। दीदी, तुम ठीक तो हो ना? क्या कोई तकलीफ है? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? वहाँ पे क्या हुआ दीदी? तुम बहुत खुश लग रही हो। दीदी बताओ ना। हाँ दीदी, क्या बात है? तुम इतना खुश क्यों हो? तुम दोनों सोच भी नहीं सकती हो मुझे क्या मिला है। एक सोने का स्कूल, एक सोने की क्लास जहाँ परियां पढ़ने आती है। यह परियों का स्कूल है। हम तीनों वहाँ पढ़ सकेंगे। अब हम भी अमीर बनेंगे। हमारे पास भी हर एक सुख सुविधा होगी।
काजल दोनों को गले लगा लेती है। मीरा निशा हैरान हो गई काजल की बातें सुनकर। क्या तुम सच कह रही हो दीदी? ये कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें कल ले चलूंगी, बस मुझे एक झूठ बोलना होगा ठेकेदार से। कैसा झूठ? कौन सा झूठ दीदी? मैं कहूँगी कि हम तीनों अब सुरंग के अंदर काम करेंगे ताकि हमें ज्यादा पैसा मिले। लेकिन दीदी, आंटी मैम ने जो हमें पढ़ाती थी उन्होंने कहा था कि झूठ बोलना बुरी बात है। हमें जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये तो गलत होगा ना दीदी? हम झूठ किसी बुराई के लिए नहीं बोल रहे हैं। ये झूठ सिर्फ हमारी अच्छाई के लिए है। हमारी किस्मत बदलने वाली है। उस रात तीनों बहनें पहली बार इतनी खुशी से सोई थी, लेकिन अगले दिन क्या होने वाला था उन्हें खुद पता नहीं था। अगले दिन सुबह काजल, मीरा और निशा जल्दी उठ गई। उनका मन खुशी से भर गया था। आज उनका सपना सच होने वाला था। आज का दिन हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। चलो जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ और अच्छे से तैयार हो जाना। हाँ दीदी, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि हम एक परिया की सोने की स्कूल में पढ़ेंगे और हम भी अमीर बनेंगे। हमारी जिंदगी भी सुख सुविधा से भरी होगी। हाँ दीदी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कहीं ये सपना तो नहीं? जरा मुझे चूटी काटना। ये सपना नहीं है, सच्चाई है। बस तुम अब चलो, जल्दी तैयार हो। आज तुम तीनों सुरंग के अंदर जाकर काम करोगी क्या? तुम यह कर सकती हो? मुझे और 2 लोगों की जरूरत थी। काजल के झूठ बोलने से पहले ही ठेकेदार को काम करने वालों लोगों की जरूरत थी। गहरी सुरंग में जाने के लिए काजल ने हाँ कर दिया। हाँ ठेकेदार जी, अब हम भी गहरे खदान में काम करना चाहते हैं। आप बोलिए कहाँ जाना है? बहुत बढ़िया, तुम लोग मेहनत करोगी तो पैसे भी ज्यादा मिलेंगे। वो कल वाली गहरी सुरंग में ही तुम लोगों को काम करना पड़ेगा। काजल मन ही मन मुस्कुराई। फिर तीनों बहनें सुरंग के अंदर उतर गई। जैसे वह नीचे पहुंची, काजल ने मीरा और निशा का हाथ पकड़ लिया। अब चलो, नए स्कूल की सीढ़ियों से उतरो। तीनों बहनें धीरे धीरे सोने की सीढ़ियों से नीचे उतर गई। दरवाजा खुला और अंदर जाते ही उनका दिल खुशी से भर गया। सोने की स्कूल एकदम चमक रही थी। परियों की सुंदर आवाज उनके कानों में पड़ रही थी। तुम लोग आ गए। स्वागत है तुम तीनों का हमारे इस सोने की स्कूल में। ये जगह कितनी सुंदर है। ये तो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। आज से तुम तीनों यहाँ पढ़ाई करोगी। यहाँ सिर्फ किताबें नहीं बल्कि जादू भी सिखाया जाता है। क्या जादू? हम भी जादू सीखेंगे? हाँ, तुम जो भी चाहो वो बना सकती हो। सोने के गहने, सुंदर सुंदर कपड़े और स्वादिष्ट खाना, ये सब कुछ चीजें बनाने के लिए हम तुम्हें जादू सिखाएंगे तुमको। मतलब अब हम बहुत जल्द अमीर हो सकते हैं। हमें पढ़ाई लिखाई करके बड़े होने तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा और कहीं भी काम नहीं करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन सिर्फ सच्चाई के लिए, लालच के लिए नहीं। तीनों बहनें तालियां बजाने लगी। फिर पढ़ाई शुरू हुई। तुम लोगों का पहला ज्ञान और पहला जादू तुम लोग का जीवन बदल देगा। जब तुम किसी भी चीज को मन से चाहती हो तो विश्वास जरूरी होता है। जैसे तुम लोग स्कूल जाना चाहते थे और अब यहाँ हो। मतलब जो सच्चाई से मेहनत करता है उसका सपना सच होता है और हमें पूरा विश्वास रखना चाहिए हमारे सपनों पर। बिल्कुल, अब तुम्हारा दूसरा ज्ञान आज से हम सिखाएंगे। कैसे कोई भी वस्तु को सोना बना सकते हैं। सभी परियां छोटी छोटी छड़ियां लेकर मंत्र बोलने लगी। उनके छड़ियों से रोशनी निकलने लगी और आम पत्थर भी सोना बन गया। तीनों बहनों ने छड़ी उठाई और मंत्र बोलती रही। धीरे धीरे उनके सामने रखा पत्थर सोना बन जाता है। तुम तीनों ने बहुत जल्दी सीख लिया। तुम यह विद्या अपनी जिंदगी के लिए इस्तेमाल कर सकती हो। पूरा दिन तीनों बहनों ने नए नए जादू सीखती रही। रात को जब घर गई तो उन्होंने एक नया प्रयास की। तीनों बहनों ने एक साथ मंत्र बोला और एक छोटी सी थाली रखी और उसमें धीरे धीरे खाना आ गया। गरम गरम रोटी और सब्जी, दूध। अब हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा दीदी, और हम नए कपड़े भी बना सकते हैं। हमारे इस जादू से हमने काफी हद तक जादू सीख लिया है दीदी। तीनों बहनों ने लगातार जादू सीखा। फिर तीनों बहनों नए सुंदर कपड़े बनाए और पहनकर एक दूसरे को देखा। तीनों बहनें बहुत ही ज्यादा खुश थी। उसकी जिंदगी बदल रही थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि
ठेकेदार उन पे नजर रख रहा था। अब यह रोज का सिलसिला जारी था। तीनों खदान में जाकर पढ़ाई करती। अगले कुछ दिन तीनों बहनें हर रोज खदान में अंदर जाती, लेकिन काम करने की बजाय परी स्कूल में जाकर नए नए जादू सीखती। अब उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं थी। वह रोज जो चाहती थी वो अपने जादू से बना लेती थी। सुंदर कपड़े, सोने के गहने, स्वादिष्ट भोजन। अब उनकी दुनिया बदल गई थी, लेकिन ठेकेदार को अब शक होने लगा। यह तीनों लड़कियां गहरी खदान में जाकर कुछ काम नहीं कर रही, और यह क्या, यह लड़की इतनी जल्दी अमीर कैसे हो रही है? पहले तो ये गरीब थी, अब सोने के गहने पहनती है। जरूर कोई बात है, मुझे इसका पता लगाना होगा। अगली सुबह जब तीनों बहनें खदान के अंदर गई तो ठेकेदार ने चुपके से उनके पीछे पीछे चला गया। ठेकेदार उनका पीछा कर रहा था। उसने देखा कि वो एक गहरे सुरंग के अंदर जा रही थी, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचा, उनके सामने एक अजीब सी जगह थी। वहां एक पुराना भूतिया स्कूल था। सुनहरी रोशनी की जगह वहां पे अंधेरा था। ये क्या है? ये सारी लड़कियां भूत प्रेत के साथ तो नहीं जुड़ी हुई है। यह तो कितनी खतरनाक जगह है। उसने धीरे धीरे अंदर कदम रखा। जैसे ही वह अंदर गया, एक तेज हवा चली और स्कूल की दरवाजे पुरानी और जख्मी दिख रही थी। हर जगह खून के धब्बे थे। तभी एक तेज आवाज सुनाई दी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो इंसान? ठेकेदार ने इधर उधर देखा। स्केलेटन जमीन पर खड़ा था, लेकिन उसका सर हिल रहा था। ये जगह सिर्फ उनके लिए है जो सच्चे दिल से सीखना चाहते हैं। लालचियों के लिए सिर्फ मौत है, मौत। ठेकेदार का चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत वहाँ से भागना शुरू किया। उसके पीछे एक अजीब सी हवा दौड़ रही थी। जैसे ही वो हवा सुरंग के बाहर आया, उसने बिना सोचे समझे उस जगह को पत्थर से बंद कर दिया। अब वहाँ कोई नहीं जाएगा, वो जगह श्रापित है। दूसरी तरफ तीनों बहनें स्कूल में अपना अंतिम दिन गुजार रही थी। आज तुम्हारा अंतिम दिन है, अब तुम यहाँ नहीं आ सकती, लेकिन जो सीखा है उसे अच्छे के लिए इस्तेमाल करना। काजल, मीरा और निशा ने पैर छूकर परी को प्रणाम किया और परी को धन्यवाद किया। आपका धन्यवाद परी जी, आपने हमें नया जीवन दिया। अब हम अपनी दुनिया खुद बना सकेंगे और हम गरीबों की मदद भी करेंगे। वो रास्ता जहाँ से तुम लोग आए थे, ठेकेदार ने वह रास्ता बंद कर दिया है। मैं अपने जादू से तुम्हारे घर पहुँचा दूंगी। टीचर परी ने जादू किया और तीनों बहनें अपने घर वापस आ गई। उन्होंने सबसे पहले अपनी बुढ़िया आंटी के पास गई, जो उन्हें पेड़ के नीचे पढ़ाती थी। आंटी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपने हमें ज्ञान दिया, इसलिए आज हम कुछ बन पाए और स्कूल जाने का हमारा विश्वास बना रहा। ये लीजिए, ये हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये हमारी गुरु दक्षिणा समझिए। उन्होंने आंटी को पैसे दिए कि वो आराम से अपने जीवन गुजार सके। आंटी की आंखों में आंसू आ गए। तीनों बहनें ने अपने नए जीवन की शुरुआत करती है। अब उनके पास बड़ा घर था, खाने की कमी नहीं थी, बहुत ही ज्यादा गहने और कपड़े भी थे। अब उन्हें उनका जीवन सफल लग रहा था। हर एक सुख सुविधा थी। जो सपने उन्होंने देखे थे, अब वो सारे के सारे पूरे हो गए थे। अब सबसे बड़ी बात उन्होंने सीखी कि सच्चाई और मेहनत से हर सपना पूरा हो सकता है। फिर तीनों बहनें खुशी खुशी रहने लगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी है मेरी कहानी? अगर आप भी मेरी कहानी पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। बुढ़िया का जादुई ब्यूटी पार्लर। एक गांव में राधा नाम की एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। उसके परिवार में उसका बड़ा बेटा नीरज और उसकी बेटी शोभा ही थी। उसकी बेटी शोभा गांव में ब्यूटी पार्लर चलाया करती थी। एक दिन की बात है, राधा सोकर उठी तो उसने देखा कि उसकी बेटी तैयार होकर कहीं जा रही थी। शोभा, इतनी सुबह सुबह तैयार होकर तुम कहाँ जा रही हो? अभी ब्यूटी पार्लर खोलने का टाइम भी नहीं हुआ। मैं ये शहर छोड़कर जा रही हूँ माँ, अब मुझे इस गांव में नहीं रहना। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? नहीं रहने से तुम्हारा क्या मतलब है? तभी नीरज वहाँ आकर बोला, शोभा, तुम बताती क्यों नहीं माँ को कि तुम ये शहर ही नहीं बल्कि देश भी छोड़कर जा रही हो, वो भी मेरे साथ। राधा अपने बेटी की ओर देखकर बोली, बेटा, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं सही कह रहा हूँ माँ,
मुझे इन अनपढ़ गवार गांव वालों के साथ नहीं रहना। आपसे मैं कई बार अपने मन की बात कह चुका था, लेकिन एक आप है जो इस गांव को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। इस गांव में मेरे पति की यादें बसी है, इस घर में मेरी आत्मा बसी है, मैं भला कैसे जा सकती हूँ? तो फिर आप अपनी यादों के सहारे ही इस गांव में रहिए, हमें नहीं रहना यहाँ। भैया को अमेरिका में जॉब मिल गई है और कंपनी ने उन्हें फ्लैट भी दिया है, मैं भैया के साथ ही रहूंगी। तो तुम दोनों चले जाओगे तो मैं अकेले क्या करूँगी? मेरा खर्चा पानी कैसे चलेगा? ये सब मुझे नहीं पता माँ। अगर आपको अपने खर्चे पानी की इतनी ही चिंता है तो आप भी हमारे साथ चलिए ना। नहीं तो मेरी बहन जो ब्यूटी पार्लर चलाती थी, आज से आप वो ब्यूटी पार्लर चलाकर अपना खर्चा पानी भी निकाल सकते हैं। इतना कहकर नीरज और शोभा अपना सामान लेकर घर से बाहर निकल गई। राधा बेचारी दिन भर रोती रही। अगले दिन राधा अपने आप से बोली, मेरे बच्चे अपने आप को समझते क्या है? इन दोनों को क्या लगता है कि उनके बगैर उनकी माँ अकेली नहीं रह सकती? शोभा शायद भूल गई कि उसने ब्यूटिशियन का कोर्स मुझसे ही सीखा था। मैं उसे बेहतर ब्यूटी पार्लर चलाकर दिखा सकती हूँ। इतना बोलकर राधा अपने ब्यूटी पार्लर के दुकान में चली गई। दुकान के बाहर सोनी शोभा का इंतजार कर रही थी। राधा को देखकर सोनी चौंक गई। माँ जी, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? शोभा मेम साहब नहीं है क्या? शोभा अपने भाई के साथ इस देश को छोड़कर चली गई। आज से मैं ही इस ब्यूटी पार्लर को संभालूंगी। क्यों, तुम्हें मेरे साथ काम करने से कोई एतराज है? मुझे तो अपनी सैलरी से मतलब है। ब्यूटी पार्लर आप चलाओ या आपकी बेटी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। राधा मुस्कुराती हुई ब्यूटी पार्लर के अंदर चली गई। कुछ देर बाद एक 20 वर्ष की लड़की ब्यूटी पार्लर के अंदर आ गई। देखो, मुझे अपने चेहरे पर मसाज करवाना है। मसाज थोड़ा अच्छा करना, क्योंकि आज मुझे शादी में जाना है। राधा अपने हाथों से क्रीम उठाकर उस लड़की के ऊपर मसाज करने लगी। मसाज पूरा होने के बाद वो लड़की खुश होती हुई बोली, अरे वाह माँ जी, आपके हाथों में तो जादू है। आपने तो मेरे चेहरे पर अलग ही ग्लो ला दिया। आप अपनी बेटी से कई ज्यादा बढ़िया मसाज करती हैं। इतना कहकर वो लड़की वहाँ से चली गई। अगले दिन वही लड़की कुछ और लड़कियों को लेकर ब्यूटी पार्लर के अंदर आ गई। माँ जी, कल मैं जिस शादी में गई थी, वहाँ के लोग मुझे घूर घूर कर देख रहे थे। जानती हो क्यों? सिर्फ आपके किए हुए मसाज की वजह से। और मेरे दोस्त भी मुझसे जिद करने लगी कि वो भी आप ही के हाथों से मसाज करवाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटी। राधा सबका मसाज करने लगी। कुछ ही दिनों में राधा का ब्यूटी पार्लर पहले से और ज्यादा अच्छा चलने लगा। समय ऐसे ही बीतने लगा। कुछ महीनों बाद राधा के ब्यूटी पार्लर में एक लग्जरी कार आकर रुक गई। कार के अंदर से एक लंबा चौड़ा व्यक्ति एक लड़की के साथ ब्यूटी पार्लर के अंदर आकर राधा से बोला, मेरा नाम कर्मदास है, मैं एक विधायक हूँ। कल मेरी बेटी की शादी है। सुना है कि आप मेकअप बहुत अच्छा करती हैं। ये तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है विधायक जी, जो आप इतना विश्वास करके अपनी बेटी को यहाँ लेकर आए। मैं आपकी बेटी को इतनी सुंदर बना दूंगी कि उसके विवाह के समय उसके चेहरे पर से किसी की नजर नहीं हटेगी। राधा विधायक की बेटी के चेहरे पर मसाज करने लगी। विधायक खुश होकर चला गया, मगर कुछ ही देर बाद वो कुछ गुंडों को लेकर आ धमका। ये तुमने अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हारे मसाज पार्लर बंद करवा दूंगा। जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं विधायक जी? अचानक आपको क्या हो गया? कुछ देर पहले तो आप बड़े खुश होकर गए थे। तुमने मेरी बेटी के चेहरे पर क्या किया है? जब से वो अपने चेहरे पर मसाज करवाकर घर गई है, उसके चेहरे पर खुजली हो रही है। जानती हो, तुमने उसका पूरा चेहरा खराब कर दिया है। मुझे शहर से डॉक्टर बुलवाना पड़ा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कल उसकी शादी है, कहीं लड़के वाले उसका चेहरा देखकर शादी के लिए मना ना कर दे। मैंने तो उसी क्रीम से मसाज किया था जिस क्रीम से मैं हर लड़की को मसाज करती हूँ। वो सब मुझे नहीं पता। आज के बाद ये ब्यूटी पार्लर अब नहीं चलेगा। इतना कहकर विधायक ने राधा को ब्यूटी पार्लर से बाहर निकाल दिया और उसके पार्लर में ताला लगा दिया। बेचारी राधा उदास मन से अपने घर आती है कि तभी सोनी वहाँ पर आ गई। माँ जी, आपका ब्यूटी पार्लर तो बंद हो चुका है, अब मुझे मेरी तनख्वाह दे दीजिए आप। ये तुम कैसी बातें कर रही हो बेटी? अगर तुम अपनी तनख्वाह कुछ दिन बाद ले लोगी तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? माँ जी, मुझे किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस मेरे पैसे चाहिए। लेकिन इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं हैं।
मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बुढ़िया। अच्छा हुआ कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। इतना कहकर सोनी गुस्से में वहाँ से चली गई और सीधे उस गांव के मुखिया के घर पर आ गई। सोनी को देखकर मुखिया मुस्कुराते हुए बोला, आखिरकार तुमने वो करके दिखा दिया जो तुमने मुझसे करने का वादा किया था। अब मैं इस गांव में अपनी बेटी का ब्यूटी पार्लर खोलूंगा और तुम्हें 2 गुनी तनख्वाह पर वहाँ रखूंगा। लेकिन आपको उस बुढ़िया का जीना और हराम करना होगा। मुझे लगता है कि वो बुढ़िया ऐसी ही चुप नहीं बैठेगी। चिंता मत करो, उसके लिए मैंने सोच रखा है। अगले दिन मुखिया कुछ व्यक्तियों को लेकर राधा के घर पर आ गया और राधा से बोला, तुमने हमारे गांव का नाम खराब किया है, इसीलिए तुम्हें इस गांव को छोड़कर जाना होगा। ये कैसी बातें कर रही हैं आप मुखिया जी? सही कह रहा हूँ मैं। तुमने विधायक जी की बेटी का चेहरा खराब कर दिया। अगर तुम यहाँ पर रुकी तो पता नहीं तुम किस किस का चेहरा खराब कर दोगी। मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। वो सब मुझे नहीं पता। अगर तुम सीधे तरीके से यहाँ से नहीं जाओगे तो मजबूरन गांव वाले तुम्हें धक्के देकर यहाँ से निकाल देंगे। लेकिन मुखिया जी, मैं बूढ़ी बेसहारा कहाँ पर जाकर भटकूंगी? मुझे उसे कोई मतलब नहीं, यहाँ से निकल जाओ। मुखिया ने राधा को धक्के देकर उसी के घर से बाहर निकाल दिया। राधा बेचारी भूखी प्यासी खेत में चली गई। तभी एक बाल परी वहाँ से गुजर रही थी। राधा की ऐसी हालत देख उसके पास आ गई। आप कौन हो? मैं आपको काफी देर से देख रही हूँ। आपके परिवार वाले कहाँ हैं? बाल परी की ऐसी हमदर्दी देखकर राधा की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए अपनी सारी बीती हुई घटना को बताने लगी। देखो, आप चाहो तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। इस गांव के हाईवे पर मेरा घर बना हुआ है। मेरी माँ पहले किसी जमाने में ब्यूटी पार्लर चलाया करती थी, जो कि काफी दिनों से अब बंद पड़ा है। आप चाहो तो इस ब्यूटी पार्लर को दोबारा चला सकती हो और आप वहाँ पर रह भी सकती हो। लेकिन बाल परी, आप मेरी मदद क्यों कर रही हैं? अम्मा, हम परी हैं। हमारी माता हमें हमेशा यही सिखाती है कि पृथ्वी लोक पर जो लोग दुखी है उसकी मदद करना हमारा फर्ज है। इसलिए मैंने आपकी मदद की। लेकिन अब मेरे ऊपर कौन विश्वास करेगा? चिंता मत करो अम्मा, आप ब्यूटी पार्लर खोलो। मेरी माँ की ब्यूटी पार्लर में जो क्रीम रखी हुई है, आप उसी क्रीम से ही लोगों को चेहरे पर मसाज करना और उसके बाद तुम देखना उसका कमाल। अब मैं चलती हूँ। राधा जब उस ब्यूटी पार्लर को खोली तो उसकी आंखें फटी की फटी ही रह गई, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर आलीशान सोने चांदी से बने हुए ब्यूटी पार्लर था। तभी एक बूढ़ी कस्टमर आती है। क्या आपको अपनी बेटी का मसाज करवाना है? लेकिन आपके साथ तो कोई नजर नहीं आ रहा। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या बूढ़ी औरत को मसाज करवाने का कोई अधिकार नहीं? मेरे चेहरे का मसाज करो। मैं भी आजकल की जवान लड़कियों से कम नहीं। राधा मुस्कुराते हुए उस बूढ़ी औरत का मसाज करने लगी और मसाज करते ही वो बूढ़ी औरत बिल्कुल जवान हो गई। अरे वाह, मैं तो जवान हो गई। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? ये तो मुझे भी समझ में नहीं आया कि ऐसे चमत्कार कैसे हुआ। लगता है वो बाल परी ने जो क्रीम बताया वो वास्तव में जादुई क्रीम है। ये लो आपके पैसे और ये लो आपके इनाम। आपने इतना अच्छा मसाज जो किया है इसलिए। राधा वो जादुई क्रीम पाकर बहुत खुश हो गई और उसके पार्लर में जो कोई भी जाता बहुत सुंदर होकर ही वापस आता। इस तरह से उसका ब्यूटी पार्लर फिर से धीरे धीरे मशहूर हो गया। अब राधा सबकी मदद के लिए एक पोस्टर अपने पार्लर में चिपका देती है। हमारे यहाँ बहुत सी ऐसी लड़कियाँ हैं जो ज्यादा उम्र होने की वजह से अपने घर पर बैठी हुई है और कोई भी उनसे विवाह नहीं करता। आज के बाद वो लड़कियों की मसाज मुफ्त में करेगी। राधा की ये मदद की बातें अखबार में छपते ही मसाज पार्लर में लड़कियों की लाइन लगने लगी, जो उम्र ज्यादा होने की वजह से बूढ़ी नजर आती थी। कुछ दिनों के बाद वही विधायक अपनी बेटी को लेकर राधा के पास आया। मुझे माफ कर दो माँ जी, मैं अपनी बेटी का बिगड़ा हुआ चेहरा देखकर कुछ ज्यादा ही क्रोधित हो गया था। मैंने आपको अपमानित किया। मुझे नहीं पता तुम्हारी बेटी का चेहरा कैसे बिगड़ा, लेकिन यकीन मानो तुम्हारी बेटी का चेहरा बिगाड़ने में मेरा कोई हाथ नहीं है। मेरी बेटी की शादी टूट गई और अब उसे कोई शादी करने को तैयार नहीं। चिंता मत कीजिए। इतना कहकर राधा उसकी बेटी के चेहरे पर मसाज करने लगी। मसाज करते ही उसकी बेटी का चेहरा बिल्कुल ठीक हो गया।
और ये देखकर विधायक बहुत खुश हुआ और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ।